हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में मैं द किंग एंड द क्राउन का रिमेनिंग टॉपिक्स कंटिन्यू करूंगा। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शासन में राजा या रानी की वास्तविक स्थिति, एक्चुअल पोजीशन ऑफ द किंग एंड क्वीन इन द गवर्नमेंट। वह व्यक्ति जो ब्रिटेन में बंकिम पैलेस के स्वामी के रूप में, जिनके नाम से इंग्लैंड में सारा शासन चलता है, वहाँ का राजा या रानी है, वह एक व्यक्ति है जो कभी भी मर सकता है। शासन तो केवल उन्हीं के नाम से होता है, वह स्वयं तो कुछ नहीं करता। वह राजमुकुट यानी क्राउन से भिन्न है। राजा या रानी ब्रिटेन के केवल नाम मात्र के शासक है। उनके नाम से शासन चलता अवश्य है, परंतु उनकी वास्तविक शक्तियां कुछ भी नहीं है। राजा की वास्तविक स्थिति का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं या शीर्षकों के आधार पर कर सकते हैं। पहला है, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। नंबर 2, सम्राट स्वर्णिम शून्य है। नंबर 3, सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। नंबर 4, सम्राट के कुछ या कतिपय विशेष अधिकार हैं। नंबर 5, सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। तो चलिए इनका हम एक एक का डिटेल से वर्णन करते हैं। पहला है, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। इस कथन का प्रयोग इस अर्थ में किया जाता है कि सम्राट को किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस सूत्र के लिए कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। नंबर 1, राजा को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। राजा कोई गलती नहीं करता। इसका कारण यह है कि राजा को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। यदि वह कोई अपराध भी कर देता है तो उस पर किसी प्रकार का कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता। वह न्यायालय के क्षेत्र में उन्मुक्त है, उसे कानून से ऊपर माना गया है। नंबर 2, व्यवहार में राजा कोई कार्य नहीं करता। राजा कोई गलती नहीं करता क्योंकि व्यवहार में कोई कार्य नहीं करता। जो व्यक्ति कोई कार्य नहीं करता वह गलत कर ही नहीं सकता। ब्रिटिश शासन प्रणाली में राजा ध्वज मात्र देश का प्रधान है। राजा से त्रुटि होने की आशंका नहीं है। इसी कारण एक बार चार्ल्स द्वितीय ने एक कथन भी कहा था। नंबर 3, राजा के प्रत्येक कार्य के लिए अन्य व्यक्ति उत्तरदायी रहता है या रहते हैं। राजा के कार्यों के लिए कोई न कोई मंत्री अवश्य उत्तरदायी रहते हैं। जैसा कि लॉर्ड ईसर के अनुसार सम्राट के बहुत से परम अधिकार हैं, परंतु जब इनको कार्य रूप में परिणत किया जाता है तो केवल संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्री की सलाह पर उनका प्रयोग हो सकता है। नेक्स्ट अगला इसी के अंदर, राजा दूसरों को भी गलत काम करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता। राजा के कार्यों के लिए या सम्राट के कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति को गलती करने के लिए अधिकृत नहीं किया जा सकता। कोई भी अधिकारी अपने द्वारा किए गए किसी अवैध कृत्य के लिए सम्राट के आदेश की शरण नहीं ले सकता। अर्ल ऑफ डेनबी वाद में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। एक पत्र लिखने के अपराध में डेनबी पर महाभियोग लगाया गया तो उसने अपने बचाव में यह तर्क पेश किया कि उक्त पत्र सम्राट के आदेश के अधीन लिखा गया था और सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता, अतः वह दोषी नहीं है। संसद ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया और यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि अपने कार्यों के लिए मंत्री ही उत्तरदायी है। अर्थात राजमुकुट के द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य के लिए कोई न कोई व्यक्ति विधि की दृष्टि से उत्तरदायी है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व इन तथ्यों से ज्ञात होता है कि राजा कोई त्रुटि नहीं कर सकता। न्यायालय किसी को भी
किसी कार्य के लिए राजमुकुट के द्वारा किए गए कार्य के रूप में मान्य नहीं करेगा और किसी भी कार्य को मुद्रांकित करने वाला मंत्री ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। इंग्लैंड में राजा के पद को प्रतिष्ठा और गरिमा से युक्त माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि वह गलती कर भी ले तो उसे गलती नहीं माना जाता। राजा के कार्य को सदैव सही माना जाता है। तो इस प्रकार हम पहले पॉइंट में बता रहे हैं कि राजा कोई गलती नहीं कर सकता। नंबर 2, सम्राट स्वर्णिम शून्य है, द किंग गोल्डन जीरो। इंग्लैंड का राजा अब अपने देश की वैधानिक व्यवस्था में सक्रिय भाग नहीं लेता। अब वह वैधानिक शासक अथवा राज्य के नाम मात्र का प्रधान रह गया है। वह राज्य का प्रतीक है। समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल की इच्छा के बिना राजा कुछ भी नहीं कर सकता। राजा रबर की मोहर के समान है, अर्थात वह हस्ताक्षर करने वाली मशीन है। वह मिट्टी का महादेव या गोल्डन जीरो है। एक बार महारानी विक्टोरिया ने अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि यदि आपकी संसद यह निर्णय कर ले कि महारानी को फांसी पर लटका दिया जाए तो क्या मुझे इस निर्णय पर भी हस्ताक्षर करने होंगे? प्रधानमंत्री का उत्तर था, हाँ महामहिम। सम्राट की शक्तियों का वर्णन करते हुए फाइनल लिखता है कि यह विशाल गगनचुंबी तथा वैभवपूर्ण अट्टालिका है जिसके अंदर राजनीतिक शक्ति का स्थान शून्य है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्थिति में आज सम्राट नगण्य है। उसकी सिर्फ सैद्धांतिक तथा ऐतिहासिक महत्वता रह गई है। नंबर 3 पॉइंट, राजा राज करता है शासन नहीं। सम्राट राज करता है शासन नहीं। इससे तात्पर्य यह है कि सम्राट सार्वजनिक कार्यों के किसी प्रत्यक्ष और क्रियात्मक नियंत्रण का उपयोग नहीं करता। प्रशासन संबंधी समस्त कार्य मंत्रिमंडल करता है क्योंकि वह संसद के प्रति उत्तरदायी है। सम्राट राज्य का प्रधान मात्र है। वह कुछ औपचारिक कार्य करता है। वह गरिमा और प्रतिष्ठा के, शान शौकत और वैभव के कार्य करता है। वह विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का गरिमा में उद्घाटन करता है। उसके राजप्रसाद में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी रहती है। उसकी इसी गरिमा, इसी शान, इसी वैभव के कारण कहा जाता है इंग्लैंड में राजा राज करता है परंतु उसके आगे और कुछ नहीं करता क्योंकि वह शासन नहीं करता। शासन तो ब्रिटेन की मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, सम्राट के कुछ विशेषाधिकार होते हैं। शासन संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता राजा को नहीं है, फिर भी अपने विशेषाधिकारों के क्षेत्र में अपने विवेक द्वारा कुछ भी कर सकता है। राजा को निम्नलिखित विशेषाधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल के चयन का विशेषाधिकार। प्रधानमंत्री के चयन के संबंध में साधारणतया राजा विवेक से काम नहीं कर सकता। इस प्रथा के कारण ही प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होगा। राजा का विशेषाधिकार नगण्य हो जाता है। फिर भी जब किसी दल का स्पष्ट बहुमत न हो, कोई सर्वमान्य नेता न हो, कई लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार हों, तो राजा को स्वयं विवेक से काम करने का मौका मिल जाता है। जैसा कि 1894 में विक्टोरिया ने रोजबरी को प्रधानमंत्री बनाया था। नेता चुने जाने पर भी राजा ने मैकडोनाल्ड को गठबंधन सरकार का प्रमुख नियुक्त कर दिया था। लास्की ने इस राजमहल की क्रांति कहकर पुकारा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट, लॉर्ड बनाने का विशेषाधिकार। यदि लोकसभा लोक सदन द्वारा पारित विधेयक पर विरोध करे तो प्रधानमंत्री राजा से नवीन लॉर्ड नियुक्त करने को कह सकता है, पर यदि वह ऐसा नहीं करना चाहे तो प्रधानमंत्री से यह कह सकता है कि विधेयक को विषय बनाकर पुनः आम चुनाव करवाए जाएं। सन 1910 में जॉर्ज पंचम ने ऐसा ही किया था। सन 1911 तथा 1949 के संसदीय कानून के पारित हो जाने के कारण
अब यह विशेषाधिकार महत्वपूर्ण नहीं रहे हैं। अगला पॉइंट, लोक सदन के विघटन का विशेषाधिकार। यदि प्रधानमंत्री राजा से लोक सदन को भंग करने की प्रार्थना करे तो राजा प्रधानमंत्री की प्रार्थना पर कम से कम एक बार तो लोक सदन को भंग कर ही देता है। यह एक परंपरा है। किंतु यदि अनुचित कारणों से प्रधानमंत्री लोक सदन के विघटन का सुझाव दे तो राजा संविवेक का प्रयोग कर सकता है। जैसा कि लास्की के अनुसार संवैधानिक प्रथा होने के कारण राजा को अपने सभी विशेषाधिकारों का योग तथा अपने मंत्रियों के परामर्श से ही कार्य करना होगा। नेक्स्ट है विधेयकों को वीटो करने का विशेषाधिकार। किसी विधेयक को पारित करने के बाद संसद उसे राजा की सहमति के लिए भेजती है। उस विधेयक पर स्वीकृति देना न देना राजा का विशेषाधिकार माना जाता है। किंतु ऐसी परंपरा पड़ गई है कि राजा वीटो नहीं करता है। इस विशेषाधिकार का प्रयोग इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में अंतिम बार सन 1707 में किया गया था, जब रानी एन ने स्कॉटलैंड में क्षेत्रीय सेना स्थापित करने के लिए या सेना के उद्देश्य से रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। इस प्रकार सन 1707 से अब तक राजा ने कभी भी विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं किया, जबकि अमेरिका में वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो अपने वीटो का प्रयोग करता है। वीटो दो प्रकार की होती है, पॉकेट वीटो और सस्पेंस वीटो, लेकिन ब्रिटेन में तो इस तरह की परंपरा समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार सम्राट के विशेषाधिकार सैद्धांतिक हैं। वास्तविक रूप में सभी विशेषाधिकारों से संबंधित शक्ति का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है। यह सच है कि राजा एक संवैधानिक प्रमुख है, वह राज करता है पर शासन नहीं करता। जैसा कि जेनिंग्स के शब्दों में राजमुकुट क्षमता नहीं महत्ता जोड़ देता है, फिर भी वह अस्तित्व विहीन नहीं है। राजा ने शक्तियां खो दी हैं किंतु प्रभाव नहीं खोया है। ग्लैड जस्टन के विचारानुसार 17वीं शताब्दी में राज्य की स्थिति में जो परिवर्तन हुए हैं उनके द्वारा शक्ति के स्थान पर लाभदायक प्रभाव भी स्थापित हुआ है। इसी प्रकार बेजोट ने भी लिखा है कि संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के 3 अधिकार हैं: परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार। तो पहला हम लेते हैं परामर्श देने का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्रीगण समय समय पर राजा से सलाह लेते रहे हैं। प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय को क्रियान्वित करने से पूर्व राजा के विचारार्थ रखा जाए। इस अधिकार का उद्देश्य राजा को शासन संबंधी बातों से अवगत करना है। नंबर 2, प्रोत्साहन प्रदान करने का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्री अच्छा कार्य करे तो राजा उन्हें शाबाशी दे सके। यदि राजा शासन की किसी भी नीति को देश के लिए हितकर समझता है तो वह मंत्रियों को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहन करता है। इसी प्रकार तीसरा इसके अंदर चेतावनी देने का अधिकार। इस अधिकार का अभिप्राय यह है कि मंत्री परिषद के जो निर्णय राजा के सामने विचार के लिए रखे गए हैं, यदि उनकी राय में वे देश के लिए अहितकर हैं तो वह मंत्रियों को चेतावनी दे सके। वह मंत्रियों के सामने प्रस्तावित नीति के संभावित दुष्परिणामों को रख सकता है और अपने सुझाव भी देता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं समझ लेना चाहिए कि वह मंत्रियों का विरोध करता है या विरोध कर सकता है। मंत्रियों को पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे राजा की चेतावनी तथा मंत्रणा को माने या न माने। जैसा कि बेजोट ने कहा कि राजा मंत्रियों से कुछ इस प्रकार कहेगा, मैं विरोध नहीं करता हूँ, विरोध करना मेरा कर्तव्य भी नहीं है, किंतु देखिए मैं आपको चेतावनी दिए देता हूँ। इन अधिकारों के द्वारा राजा शासन का आलोचनात्मक परामर्शदाता तथा मित्र बन जाता है। ये अधिकार राजा को शासन पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने
के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। वस्तुस्थिति यह है कि राजा किसी प्रकार समय पड़ने पर मंत्रिमंडल की नीतियों व उसके कार्यों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकता है। रानी विक्टोरिया, एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम ने अपने व्यक्तित्व के कारण राज्य कार्यों को कई बार प्रभावित किया है। तो बस इतना ही हमारी इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।